So today in the last part of this chapter, why do we fall ill, we will discuss about the specific ways of prevention. In the last class, we were discussing about number one, the principles of treatment, in which we said that the treatment can be done in two ways. Actually, the treatment procedure has two parts. One is the symptomatic treatment, यानी उसके जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको क्योर करें, और दूसरा उनके जो कॉजेटिव ट्रीटमेंट करना, मतलब उनके जो कॉज हैं, जो कि पैथोजन है, उसको किल करना। ये दो पार्ट्स मिलकर के ट्रीटमेंट बनता है। तो किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में दोनों तरह की मेडिसिन होंगी, जिनमें एक तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होंगी, सिम्टम रिलीफ के लिए होंगी, दूसरा उनके पैथोजन को किल करने के लिए, बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए होंगी। तो इस तरह से तो हमने देखा कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। वंस अ डिजीज इज डायग्नोस्ड, देन द डॉक्टर्स ट्राई टू ट्रीट इट। बट प्रायर टू दैट, और मोर इम्पॉर्टेंटली, हमने बात की प्रिवेंशन की, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने 3 रीजंस बताए। नंबर 1, अगर कोई पेशेंट, अगर किसी हेल्दी पर्सन को कोई डिजीज़ इन्फेक्ट कर देती है, तो फिर उसका जो ऑर्गन या जो सिस्टम उस पर्टिकुलर डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, हो सकता है कि वो अगर लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज़ है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम की एफिशिएंसी को पहले के कंपैरिजन में कम कर दे, और फिर ये एफिशिएंसी कभी भी रिस्टोर ना की जा सके, यानी पहले जैसा ऑर्गन या पहले जैसा सिस्टम ना रह पाए। तो ये एक बड़ा लॉस हो सकता है। एक बात हमने ये कही थी। दूसरी बात हमने कही थी कि बहुत लंबे समय तक चलता है। ये ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है। ट्रीटमेंट के खुद के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। नंबर 3, हमने कहा कि भाई जो डिज़ीज़ लेकर के जो बंदा चल रहा है, खास करके इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वाला जो इस तरह का, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए 9 से 9-10 महीने, 11-12 महीने तक चल सकती है, और इस पूरे टाइम वो खुद स्प्रेडर हो सकता है, यानी एक वेक्टर की तरह से काम कर सकता है। तो ये सब बातें जो हैं हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग आर प्रिवेंशन की, वाई प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमने कहा कि 2 तरह के प्रिवेंशंस हो सकते हैं। एक तो क्या कि जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, कि आप अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखो, एक्सपोजर से बचो, मास्क लगाओ, हाँ, हाथ धोते रहो, या मच्छर को पैदा मत होने दो, मार दो, तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जो होती है वो नहीं होगी। इस तरह से आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर पैथोजन, और भी तरीके, आप बीमारियों से बचने के लिए क्या करोगे, जनरल बातें करते हैं अपन, है ना। हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अच्छा खिलाओ पिलाओ, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, बट दीज ऑल आर नॉट स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रिवेंशन मेथड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़, है ना। ये तो जनरल बात है कि भाई आप बीमारियों से बच के रहो। अगर आपको कोई बोलता है कि मास्क लगाओ, तो आजकल अपन सोचते हैं कि कोरोना की बात हो रही है, लेकिन आप देखें डॉक्टर्स तो हमेशा से मास्क लगाते हैं। आप गए होंगे ना, पहले भी कभी किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो आते जाते रहते हैं उनके मास्क रहता है, क्योंकि दे आर बिटवीन सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, है ना। तो वो किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, किसी को कोई दूसरी हो सकती है, तो वो कैच ना कर लें, उसके लिए वो सेल्फ प्रिवेंशन वो रखते ही है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने मास्क लगाया तो वो केवल कोरोना की बात हो रही है, वो किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होने वाली डिजीज़ की बात हो सकती है ना। तो हम आज बात करेंगे स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन की। क्या होते हैं स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन, किस तरह से हम स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन कर पाते हैं। तो बेसिकली स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी पुराना कंसेप्ट है, हाँ। और ये कंसेप्ट आया है फ्रॉम एन इंसिडेंस विच स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमन डिजीज़ चिकन पॉक्स। इनफैक्ट चिकन पॉक्स हम बहुत सारे लोगों को हो जाता हुआ देखा भी नहीं होगा, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि चिकन पॉक्स हो जाता है ना। हम लोग जब बच्चे थे तब हमने कुछ थोड़ा बहुत देखा है ना, लेकिन आज से बहुत पहले, प्रोबेबली 100 years बिफोर, इट वॉज अ वेरी कॉमन पैंडमिक। जैसे कि अभी एपिडेमिक है, सब बहुत सारे लोगों को हो जाता है। इंडिया में तो था ही, मतलब पैंडमिक ना भी कहें तो हम एपिडेमिक कह सकते हैं हम उसको। ऑल ओवर इंडिया सब दूर ये फैलता था, और लोग बाग उस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को बहुत तेज़ी से फैल जाता था। इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि, है ना। तो इसका वायरस होता है ना, चिकन पॉक्स का वायरस होता है। अब ये
वायरस जब किसी हेल्दी पर्सन को जाएगा तो वो उसको भी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस तो था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उस दौरान भी लोगों की हेल्प किया करते थे और उनको नहीं होता था। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनको पहले चिकन पॉक्स हो चुका था। तो ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जिसको चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है उसको दोबारा नहीं होता। हाँ, क्यों नहीं होता? ये हमारे इम्यून सिस्टम की खास बात है कि जब कोई इन्फेक्शन पहली बार हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ WBCs उसको रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, और जब हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है तो फिर वो उसको मेमोराइज कर लेता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी बना लेता है, और फिर वो एंटीबॉडी थ्रू आउट द लाइफ हमारे बॉडी में रहती है। एक बार उसे पहचान लिया, फिर सेम वायरस या उसका क्लोज रिलेटिव वायरस अगर फिर कभी फ्यूचर में हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो फिर ये एंटीबॉडीज उसको अपने आप ही काउंटर कर देगी, ठीक है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन यानी अपनी बॉडी को किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून कर लेना। इम्यून कर लेना मतलब अब ये पैथोजन हमारी बॉडी में आने के बाद इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं। हाँ, एंटीबॉडीज़ मतलब एंटी पैथोजन। हाँ, हमारी बॉडी में जब ये पैथोजन आएगा, एक स्पेसिफिक टाइप का पैथोजन जैसे कि चिकन पॉक्स आएगा और हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स के पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडी उसको तुरंत ख़त्म कर देगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि हम थ्रू आउट द लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, एक डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो गए। अब हमको ये नहीं होगी, और कुछ बीमारी हो सकती है ये नहीं होगी, जिसका इम्यूनाइजेशन हो गया है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून हो गई है मतलब। तो एज अ पॉपुलर स्टोरी, देयर वाज a doctor, Edward Jenner, who used to treat the people suffering from chicken pox. तो उन्होंने ये देखा कि जो ये होते हैं हमारे जो शेफर्ड्स होते हैं, जो हमारे जो हर्ड्स को ले करके चलते रहते हैं, हर्ड्स के बीच में रहते हैं। काउ जनरली आपका जो कैटल होता है उसका ध्यान रखने वाले, उनको हम शेफर्ड्स बोलते हैं। तो वो शेफर्ड्स के बीच में रहने वाले, शेफर्ड्स जो होते हैं इनके हर्ड्स के बीच में रहने वाले, उनको ये देखा गया कि इस तरह का ये सब चिकन पॉक्स वगैरह ये होता नहीं है ना। क्योंकि जो एडवर्ड जेनर ने नोट किया कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेटिव टू चिकन पॉक्स, देयर वाज अनदर डिजीज़ काउ पॉक्स, जो कि जनरली कैटल्स में हो जाती है और बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है। हाँ, जो हमारी बॉडी में अगर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत सिम्टम आएंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि काउ पॉक्स को डिलिबरेटली हेल्दी लोगों को देना शुरू कर दिया। हाँ, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस काउ पॉक्स वायरस विच वाज वेरी माइल्ड टू एन इंडिविजुअल हु वाज हेल्दी, देन वो फिर फ्यूचर में कभी भी उसको चिकन पॉक्स नहीं होता है। तो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट इम्यून करने के लिए ही यूज्ड द सैंपल, अ वीक सैंपल ऑफ काउ पॉक्स वायरस, हाँ, जिसने कि हेल्दी लोगों को चिकन पॉक्स के अगेंस्ट इम्यून कर दिया, ठीक है। तो लैटिन में देयर इज अ वर्ड वैका, वैका मीन्स काउ, और इसी से एक वर्ड बना वैक्सीनिया, जिसका मतलब है काउ पॉक्स। तो जो आज हम वर्ड वैक्सीन सुनते हैं,
दैट इज द सेम कंसेप्ट कि अगर वीक सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू आवर बॉडी in such a way that our immune system gets befooled against it and start making antibodies. So this type of sample is called as vaccine. अभी कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है बड़ा ज़ोर शोर से, तो आपको वैक्सीन वर्ड और वैक्सीनेशन तो पता ही है। एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव नेशन वाइड चल रहा है ना। नेशन वाइड क्या, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो वैक्सीन का कंसेप्ट क्या है कि इट इज अ वीक सैंपल ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन विच इज वीक सैंपल का मतलब समझ गए ना आप, which is not potential enough to infect us in a big way, हमको मतलब वो बीमार ना कर दे, है ना, वीक सैंपल। तो a weak sample of pathogen which is deliberately introduced to the body of a healthy person, किस लिए? in order to make it immune against that particular pathogen और particular disease, है ना, उसके आगे इम्यून कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। एंड व्हाट वी से, द गोल्स ऑफ immunization are achieved by vaccination. तो हमारे मेडिकल फ्रैटर्निटी के लोग, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं ऑन डिफरेंट पैथोजन, जो भी पैथोजन होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, हाँ, कि इनका इफ़ेक्टिव वैक्सीन किस तरह से बनाया जा सकता है। और जिन जिन डिजीज़ेस के वैक्सीन बन गए, वो डिजीज़ेस धीरे धीरे प्लैनेट से ही गायब होने लग गई, है ना। तो बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जिनके अगेंस्ट, क्योंकि वैक्सीन डेवलप हो गई हैं, उनको बहुत लंबा समय लगता है उनको एक्चुअली डेवलप होने में। उनको टेस्ट करते रहते हैं, उनका ट्रायल्स, बैक टू बैक ट्रायल्स करने के बाद में कई साल लगा करके जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सेफ़ भी है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और ये बिल्कुल छोटे बच्चों को, जो इन्फेंट से लेकर के 1 साल 5 साल तक की एज के बच्चों को, अलग अलग एज ग्रुप पे, आजकल तो 10 साल की एज तक भी वैक्सीनेशन होता है। तो वो बहुत सारी बेसिक बीमारियां, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनसे अक्सर बच्चे परेशान रहा करते थे, वो सब बीमारियों से वो बच्चे अब सेफ़ है ना। तो जैसे चिकन पॉक्स भी उनमें से एक है। फिर आपका ये पोलियो, आपने सुना ही होगा, पोलियो ड्रॉप्स जो थी, 2 बूंद ज़िंदगी की, ऐसा करके बहुत बड़ा कैंपेन चला था। और टुडे दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स, वैक्सीनेशन ड्राइव रन इन इंडिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि 2011 के बाद से अभी तक कोई नया पोलियो केस नहीं आया। तो बहुत ही सेफ होता है। अगर
डेफिनेटली अगर उस पर रिसर्च एक लंबे समय तक की जाए। अभी लेटेस्ट एग्जांपल वैक्सीनेशन का हमारे पास कोरोना है, जो आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, है ना। कोरोना का वैक्सीनेशन जो है किस तरह से हो रहा है पता आपको चल ही रहा होगा, आपके घर में भी लोगों को लग गया होगा, हो सकता है कि कुछ आप लोगों को भी 15 ईयर्स की एज के जो लोग हैं उनको लग गया होगा, उन्होंने नहीं लगाया तो आपको लगवा लेना चाहिए। तो ये बातें आपकी बुक में कहाँ लिखी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में आप जाएं और ये थोड़ा सा रीडिंग करें। प्रिवेंशन में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन की, कि यहाँ से बात शुरू करते हैं। These days, there is no smallpox anywhere in the world, but as recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease, since they were afraid of catching the disease. However, there was one group of people who did not have this fear. These people would provide nursing care for the victims of smallpox. This was a group of people who had had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scarring. In other words, if you had smallpox once, there was no chance of having or suffering from it again. So, having the disease once was a means of preventing subsequent attacks of the same disease. This is the concept. तो this happens because when the immune system, इस चीज़ को आप highlight कर लें कि when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relative enter the body, the immune system responds with even greater vigor. This eliminates the infection even more quickly than the first time around. This is the basis of the principle of immunization. हाँ, तो द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, हमने कहा इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या कि किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी को अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन इम्यून कर दो. सो हियर कम्स द स्टोरी ऑफ डॉक्टर एडवर्ड जेनर. Traditional Indian and Chinese medical system sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victims into the skin of healthy people. They just hoped to induce a mild form of smallpox that would create resistance against the disease. Famously, 2 centuries ago, an English physician मतलब हमारे जनरल मेडिसिन के डॉक्टर जो होते हैं, हम फिजिशियन बोलते हैं डॉक्टर्स को, एडवर्ड जेनर realized that milkmaids who had had cowpox did not catch smallpox. हाँ, चिकन पॉक्स को हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, तो जिनको काउ पॉक्स हो चुका होता है वो उनको स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं है. इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, जब सबको हो रहा होता है तब भी नहीं होता. काउ पॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज. जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउ पॉक्स टू पीपल and found that they were now resistant to smallpox. This was because the smallpox virus is closely related to the cowpox virus. Cow is vacca in Latin and cowpox is vaccinia. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ. तो from these roots the word vaccination has come into our usage. So we can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. This does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure. अगर फ्यूचर में कभी एक्सपोजर हो जाता है तो उससे बीमारी होने से रोकते हैं. To the exposure to the infecting microbe from turning into actual disease. Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases. आपसे एग्जाम्पल पूछे जाए तो there are vaccines against tetanus,
डिप्थीरिया, होपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मैनी अदर्स। तो मैनी अदर्स में आप अभी कोरोना का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, दीज फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये तो बात हो गई कि वैक्सीनेशन का एक्चुअली मतलब क्या, इम्यूनाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात बचती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनाइजेशन। ऑटो इम्यूनाइजेशन। अभी ऑटो इम्यूनाइजेशन क्या है, इसके नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है। ऑटो मतलब अपने आप, इम्यूनाइजेशन आपको मतलब पता चल गया। इम्यूनाइजेशन अगर अपने आप हो जाए, अपने आप कैसे हो जाए, मतलब बिना वैक्सीनेशन के हो जाए, कि कोई डॉक्टर तो गया नहीं वैक्सीन लगाने के लिए और फिर भी कोई बच्चा जो है, कोई इंसान जो है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया होगा, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हेपेटाइटिस ए का, है ना। हालांकि हम तो अब कोरोना का ही एग्जाम्पल लेने लगते हैं हर बात में। हमें पता चल गया आजकल कि किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो ऐसा साइंटिस्ट कहने लग गए हैं ना कि किसी को कोरोना हो गया है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो वो सभी तरह के वेरिएंट्स के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी बातें क्योंकि कोरोना के बारे में अभी साबित होनी बाकी हैं, तो इसलिए हम उसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेते। लेकिन एक जनरल बात, हेपेटाइटिस ए का क्यों लिया, क्योंकि वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो हेपेटाइटिस ए जो है, इसका जो वायरस है, दिस कॉजेस जॉन्डिस, है ना। हम लोग पीलिया नाम से जानते हैं इसको, जॉन्डिस। तो ये जो हेपेटाइटिस ए है, ये मतलब एक ये लिवर का इन्फेक्शन है, ठीक है। ये लिवर को इन्फेक्ट करता है, लिवर को अटैक करता है। तो दिस इज जॉन्डिस जो है ये वाटर बोर्न डिजीज है। वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू जाएगा। यानी कि अगर पीने के पानी में वायरस है और कोई उस पानी को पी लेता है तो उसकी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगी अगेंस्ट इट, और फिर उसकी बॉडी में वो वायरस आ जाएगा। तो बेसिकली अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कोई कंटामिनेटेड वाटर पिएगा तो फिर उसको तो जॉन्डिस ही हो जाएगा। लेकिन अगर वीक सैंपल जाए प्लानिंग के साथ, हाँ, तब हम कहते हैं तो वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं की जाए लेकिन वीक सैंपल फिर भी चला जाए, कैसे चला जाए कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और इंडियन रूरल एरियाज़ में जहाँ पर पानी किसी एक कॉमन सोर्स, पूरे गांव का पूरा समझो एक कॉमन सोर्स है, कोई पॉन्ड है, उसमें से सब पानी लेते हैं, उसको साफ़ करने का कोई सिस्टम नहीं है, उसमें कंटामिनेशन है, उसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस है। वो पानी लेकर के हम घर पे आए और एक छोटे बच्चे को ड्रॉप बाय ड्रॉप, छोटा बच्चा जो होता है वो ऐसा थोड़ी कि पूरा गिलास पिला दिया उसको मुंह में ना, छोटा छोटा ड्रॉप ड्रॉप ही तो पिलाते हैं ना। देखा होगा आपने छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, तो उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पिलाते हैं। तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी अगर कंटामिनेटेड वाटर गया तो इसका मतलब वीक सैंपल ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन बाय द एज ऑफ, वो क्या रोज़ ही पी रहा है ना। तो बाय द एज ऑफ 5 years जब वो पहुंचता है, जब उसका एज आता है वैक्सीनेशन का, तब चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसको तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसका तो ऑटो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए हो गया है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ऑटो इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनाइजेशन हो जाए अपने आप विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो यहाँ पे इसको भी आप देख लें, some hepatitis viruses which cause jaundice are transmitted through water. There is a vaccine for one of them, hepatitis A, in the market. But the majority of children in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. This is because they are exposed to the virus through water. Under these circumstances, would you take the vaccine? There is no need to take the vaccine once you are already immune against a particular disease. ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं।
Why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? जब हम sick होते हैं तब क्या है, हमारी बॉडी बीमार है, तब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, ठीक है। तो हमको ऐसा फूड मिलना चाहिए जो नरिशिंग हो, जो एनर्जी गिविंग फूड हो, जो ऐसा डाइजेशन में इजी हो। हमें हमारी बॉडी को उसके डाइजेशन में बहुत एनर्जी खर्च नहीं करवानी है, हमको अपनी एक तो एनर्जी दे वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ऑलरेडी कर चुका है ना। तो इसलिए हमको अच्छा हेल्दी फूड उस समय लेना चाहिए व्हेन वी आर सिक। What are the different means by which infectious diseases are spread? आपको डिजीजेज स्प्रेड करने के वेरियस मीन्स दिखाए थे। हमने कहा था कि एयरबोर्न यानी एयर के थ्रू, वाटरबोर्न यानी वाटर के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट जब दो इंडिविजुअल्स की बॉडीज़ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन द ऑब्जेक्ट्स व्हाट दे यूज़, चाहे वो यूटेंसिल्स हों, चाहे वो उनके और कोई सामान यूज़ करते हों, तो उससे उसके थ्रू हो जाने वाला दैट इज़ इनडायरेक्ट कांटेक्ट। और या फिर वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी अ पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज नोन एज वेक्टर बोर्न डिजीजेस। तो दीज आर द वेरियस means by which infectious diseases can spread. What precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? अभी तो ये बात आपसे कोरोना के लिए पूछी जा सकती है, अब आपको सब पता है। हाँ, आपके स्कूल में हर कोई मास्क लगा के आता है ना, और फिर मास्क लगा के जब आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपका थर्मल स्कैनिंग होती है, हाँ, यानी आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई ये इंश्योर करने के लिए असेंबलीज़ जो होती हैं, आप कहीं भी असेंबल होते हो किसी भी कारण से, चाहे वो आप अपने प्रेयर्स के लिए होते हो या किसी और ग्रुप एक्टिविटी के लिए होते हो, वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। हाँ, क्लास में आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, गैप के साथ में बैठते हो। फिर एडिशनली हम ऐड कर सकते हैं कि हम ये इंश्योर करें कि जो वाटर सप्लाईज जो हैं स्कूल की वो बिल्कुल क्लीन हो, टॉयलेट्स शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली, हाँ, प्रॉपर सैनिटाइजेशन शुड बी देयर, सब जगह मॉस्किटो किलिंग जो केमिकल्स होते हैं वो भी मतलब कि फॉगिंग करवाना चाहिए, है ना। कितनी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम केवल कोरोना सेंट्रिक बात ना करें, समझो मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां भी होती हैं सबको, तो वो क्यों होती हैं, वो वेक्टर बोर्न है, वो मस्कीटो के थ्रू होती है। तो कहीं भी ब्रीडिंग ग्राउंड है नियर अराउंड द स्कूल, तो ये वहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि मॉस्किटो को पैदा नहीं होने देना चाहिए। और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, सब जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन जितने भी हैं वो सब बातें यहाँ पर आपको ऐड करनी है। What is immunization? Making the body immune against a particular disease by introducing a weak sample of pathogen, यानी वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी को, एक हेल्दी बॉडी को किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून कर देना, जिससे कि वो कभी भी वो डिजीज़ उसको कैच ना करे। What are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? आजकल तो केवल कोरोना का ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। Which of these diseases are the major health problems in your area? तो आजकल तो चलो कोरोना ही है, वैसे उसके अलावा बहुत सारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं। डीपीटी की ड्राइव चलती है, बीसीजी, डीपीटी में 3 डिजीज़ेस कवर होती हैं। बीसीजी जो होता है वो स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इनिशिएटिव है। फिर पोलियो ड्राइव तो बहुत बड़ी ड्राइव है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि पोलियो अब ख़त्म हो गया तो पोलियो की वैक्सीनेशन भी ख़त्म हो गई, वो भी अभी भी चल रहा है। तो इस तरह के कोई भी नाम, टेटवैक लगाया जाता है यानी टेटनस वैक्सीन लगाई जाती है, ये सब चलता रहता है ना। हालांकि आजकल तो कोरोना ही चल रहा है तो उसी का वैक्सीनेशन होता है। तो हम इसको रिवाइज़ कर लें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे।
Health is a state of physical, mental and social well-being. The health of an individual is dependent on his or her physical surroundings and his or her economic status. Diseases are classified as acute or chronic depending on their duration. Disease may be due to infectious or non-infectious causes. इन्फेक्शियस कॉजेज से जो होती है उसको हम कहते हैं ये तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है. नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है. इन्फेक्शियस एजेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मे बी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर. The category to which a disease causing organisms belongs decides the type of treatment. Infectious agents are spread through air, water, physical contact and vectors. Prevention of disease is more desirable than its successful treatment. Infectious disease can be prevented by public health hygiene measures that reduce exposure to infectious agents. Infectious diseases can also be prevented by using immunization. Effective prevention of infectious diseases in the community requires that everyone should have access to public hygiene and immunization. So this is all with this chapter. We will start talking about a new chapter from tomorrow. Thank you.